नमस्कार। आज हम गुप्त साम्राज्य पर मिले कुछ नोट्स और अध्ययनों पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास ये ऑल नोट्स 71422025 और एक और है गुप्त साम्राज्य, एक विस्तृत अध्ययन। ये स्रोत हमें उस दौर की एक झलक देते हैं जिसे अक्सर भारत का स्वर्णिम युग कहते हैं। सही है। तो आज का हमारा मकसद है मतलब इन स्रोतों को ठीक से देखना और समझना कि आखिर क्यों इसे स्वर्णिम युग माना जाता है। हाँ, ये सवाल जरूरी है। कौन थे वो शासक, उनकी क्या खास उपलब्धियां रहीं विज्ञान, कला वगैरह में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसकी परतें खोलना। बिल्कुल। तो सबसे पहले यही बात, स्वर्णिम युग क्यों कहते हैं। स्रोत बताते हैं कि इस दौर में कला, विज्ञान, साहित्य सब खूब फले फूले। हाँ। जैसे कालिदास, जी। कितने महान कवि और नाटककार, उनकी रचनाएं तो आज भी पढ़ी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, क्या कमाल की रचना है। और फिर गणित और खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे लोग। हाँ, सोचिए उस जमाने में अजंता की वो गुफाएं, उनकी चित्रकारी, मूर्तियां, वो भी तो इसी दौर की है ना। हाँ, और ये जानना भी मतलब काफी रोचक है कि ये सारी जो तरक्की हुई ना, सांस्कृतिक और बौद्धिक, हाँ। ये ऐसे ही नहीं हो गई। इसके पीछे एक मजबूत, क्या कहते हैं, राजनीतिक स्थिरता थी, एक अच्छा प्रशासन था। अच्छा। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्हें असल में संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। हाँ। उन्होंने ही गुप्त संवत शुरू किया करीब 319-320 ईस्वी में। हाँ हाँ, सुना है। फिर आए समुद्रगुप्त, उनका जिक्र मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में, इलाहाबाद का स्तंभ लेख। उसमें उनकी जीतों का पूरा ब्यौरा है। उन्हें तो भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। ओहो। और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, उनके दरबार में तो 9 रत्न थे। 9 विद्वान। हाँ, 9 रत्न काफी मशहूर। उनके समय में साम्राज्य एकदम अपने शिखर पे था, तो इन शासकों ने एक तरह से वो माहौल बनाया जिसमें कला और विज्ञान पनप सके। सही बात है। अच्छा, विज्ञान की बात चलिए तो ये आर्यभट्ट वाली बात क्या कमाल की है ना। मतलब उस जमाने में ये कह देना कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है, ग्रहण क्यों लगते हैं, ये सब समझाना। बिल्कुल, ये तो क्रांतिकारी सोच थी। और गणित में शून्य, 0 और दशमलव प्रणाली। हाँ, ये भी बहुत बड़ा योगदान है। और वो दिल्ली का लौह स्तंभ मेहरौली में, हाँ हाँ। कुतुब मीनार के पास जो है, 1500 साल से ज्यादा हो गए और आज तक जंग नहीं लगा। गजब की धातु तकनीक, मतलब सोचने वाली बात है ना। हाँ, बिल्कुल सही है। और देखिए, ये जो वैज्ञानिक तरक्की थी ना, ये कहीं ना कहीं अच्छी अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी थी। अच्छा, कैसे? गुप्त शासकों ने बहुत बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाए थे। दिनार कहते थे उन्हें। हाँ, दिनार। सिर्फ चित्रकारी नहीं, मंदिर बनाने की कला, वो भी बहुत विकसित हुई। जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, उसमें पहली बार मंदिर के ऊपर शिखर दिखता है। ओ अच्छा, ये पहला उदाहरण है। हाँ, माना जाता है कि शिखर का ये शुरुआती रूप है। और सारनाथ में जो बुद्ध की मूर्तियां बनी, कितनी शांत, कितनी आध्यात्मिक लगती हैं। हाँ, वो तो है। और अजंता के चित्र, वो तो खैर विश्व प्रसिद्ध हैं ही। उनकी बारीकियां, उनके रंग आज भी हैरान करते हैं। ये सब तो वाकई अद्भुत उपलब्धियां हैं। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी था? मेरा मतलब है, क्या ये दौर सच में सबके लिए स्वर्णिम था? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत कुछ और बातें भी बताते हैं जो थोड़ी जटिल लगती हैं। हाँ, जैसे कि वर्ण व्यवस्था जो थी, वो शायद और ज्यादा सख्त हो गई, धीरे धीरे जाति व्यवस्था में बदलती गई। हाँ, ये देखने को मिलता है। छुआछूत जैसी चीजें बढ़ी। वो चीनी यात्री थे ना, फाहियान। हाँ, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। उन्होंने अपने लेखों में चांडालों की हालत का जिक्र किया है, काफी बुरी बताई है। हाँ, उन्होंने लिखा है कि उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था, और जब वो शहर में आते थे तो आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग रास्ते से हट जाएं। ओह। और ऐसा भी लगता है कि शायद महिलाओं की स्थिति में भी कुछ गिरावट आई, मतलब शिक्षा और संपत्ति के अधिकार शायद कम हुए। हाँ, कुछ संकेत मिलते हैं। सती प्रथा का भी पहला जो पक्का पुरातात्विक सबूत है। हाँ, वो एरन अभिलेख। बिल्कुल, एरन अभिलेख करीब 510 ईस्वी का, वो इसी काल का है। तो ये पहलू भी ध्यान में रखना जरूरी है। सही कहा, किसी भी युग को सिर्फ एक तरफ से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। और इन सामाजिक जटिलताओं के साथ साथ देखिए, आखिर में इस महान साम्राज्य का पतन भी तो हुआ। हाँ, वो कैसे हुआ? उसके पीछे बाहरी और अंदरूनी दोनों वजहें थीं।
एक तो मध्य एशिया से हूणों के लगातार हमले। होनाक्रम। हाँ, हालांकि सम्राट स्कंदगुप्त ने शुरुआत में उन्हें जबरदस्त टक्कर दी, हराया भी, पर बाद में ये हमले लगातार होते रहे और साम्राज्य को कमजोर करते गए। फिर साम्राज्य के अंदर ही जो सामंत थे, मतलब स्थानीय शासक, वो ज्यादा ताकतवर हो गए। अच्छा, तो केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने केंद्र की पकड़ ढीली कर दी। फिर व्यापार में भी गिरावट आई। खासकर रोम के साथ जो रेशम का व्यापार होता था, उसमें कमी आई। उसका असर अर्थव्यवस्था पे पड़ा होगा। जाहिर है। और फिर स्कंदगुप्त के बाद जो शासक आए, वो शायद उतने योग्य नहीं रहे कि इतने बड़े और मुश्किल होते साम्राज्य को संभाल पाते। तो मतलब कई सारे कारण मिल गए। हाँ, कई कारण मिलकर पतन का रास्ता बना। तो अगर हम सार देखें, तो गुप्त काल बेशक सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, कलात्मक नजरिए से एक असाधारण दौर था। हाँ, विरासत तो बहुत बड़ी है। बिल्कुल। कालिदास, आर्यभट्ट, मेहरौली स्तंभ, अजंता, ये सब उसी दौर की देन है। लेकिन उसी दौर में समाज का ढांचा ज्यादा कठोर हुआ, कुछ तबकों की हालत कमजोर हुई, और आखिर में अंदरूनी कमजोरियों और बाहरी हमलों ने इस साम्राज्य का अंत कर दिया। सही कहा आपने। और यहीं पे वो सवाल फिर से आता है कि ये जो स्वर्णिम युग का तमगा है, ये अक्सर शायद उस दौर के शासकों और अभिजात वर्ग के नजरिए से है। हाँ, ये संभव है। जिन महान उपलब्धियों की हम बात कर रहे हैं, उनके बीच जो आम लोग थे या वो समुदाय जिनका जिक्र इन स्रोतों में ज्यादा नहीं मिलता, हाँ, उनका अनुभव कैसा रहा होगा? क्या उनके लिए भी ये उतना ही स्वर्णिम था? बिल्कुल। सोचने वाली बात है। इतिहास हमेशा विजेताओं या शक्तिशाली लोगों का ही नहीं होता। सही। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है।